तो नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर राहुल राजवंशी आज राजस्थान सामान्य ज्ञान के टॉपिक चौहानों का इतिहास लेके आया हूं और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म में। ठीक है, और आज का हमारा जो सेशन होने वाला 7वां सेशन होने वाला है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे चौहानों का इतिहास। क्या पढ़ने वाले हैं आज? चौहानों का इतिहास पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं चौहानों की उत्पत्ति की। ठीक है, चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई? ठीक है, आपको पता है फ्रेंड्स कि चौहानों का इतिहास पढ़ने वाले हैं। चौहानों की उत्पत्ति कैसे बताई जाती है? अग्नि वंश सिद्धांत देखें तो ये सिद्धांत चंद्रवरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो ने, चंद्रवरदाई ने कौन सी पुस्तक लिखी? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, मैं दिया था इसके अनुसार ऋषि वशिष्ठ, कौन? ऋषि वशिष्ठ के आबू पर्वत के यज्ञ से 4 जातियां उत्पन्न हुई। ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत के यज्ञ से क्या हुआ? 4 जातियां उत्पन्न हुई। कौन कौन सी? देखिए, चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। कौन कौन सी? चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। मुणित, नैन्सी तथा सूर्यमल मिश्र ने भी इस सिद्धांत का क्या किया है? समर्थन किया है। वो भी मानते हैं कि वास्तविक यह सिद्धांत सही है। ठीक है, उनकी जो चौहानों की उत्पत्ति है वो इसी तरह हुई है। तो मुणित, नैन्सी और सूर्यमल मिश्र इसका क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। आगे बात करें विदेशियों की, तो जेम्स टॉड, इन्हें विलियम क्रुक, है ना, इन्होंने भी क्या किया है? इनका समर्थन किया है। सूर्यवंशी, इन्होंने सूर्यवंशी गौरी शंकर हीराचंद ओझा, सूर्यवंशी कहा है इन लोगों को। ठीक है, चौहानों क्या कहा है? सूर्यवंशी कहा गया है। किसने कहा है? ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। ठीक है, चंद्रवंशी क्या है? हासी शिलालेख के अनुसार इनको चंद्रवंशी बताया जाता है। ठीक है, और हासी शिलालेख कहाँ का? हरियाणा का। ठीक है फ्रेंड्स, वत्स गैरीय ब्राह्मण, वत्स गैसीय ब्राह्मण, बेजोलिया शिलालेख के अनुसार इनको वत्स गैरीय ब्राह्मण बताया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मैं बात करूं तो देखिए बिजौलिया शिलालेख की बात करें तो 1170 ईस्वी में। कब? 1170 ईस्वी में। कहाँ पर स्थित है? पार्श्वनाथ मंदिर के पास स्थित है। इसके लेखक कौन है? गुणभद्र इसके लेखक हैं। बिजौलिया शिलालेख के लेखक कौन है? गुणभद्र। ठीक है, इनके अनुसार चौहान राजा वासुदेव ने सामर झील का निर्माण करवाया। चौहान राजा कौन? वासुदेव ने किसका निर्माण करवाया? सामर झील का। ठीक है फ्रेंड्स, इनके अनुसार क्या करवाया? सामर झील का निर्माण करवाया वासुदेव ने। ठीक है, और आगे बात करें राजस्थान के विभिन्न नगरों में प्राचीन नाम पता चलते हैं। तो राजस्थान के जो विभिन्न नगरों के प्राचीन नाम है इस शिलालेख से क्या चलते हैं? पता चलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो देखिए, आगे मैं बात करूं उत्पत्ति स्थल की। उत्पत्ति स्थल की बात करें तो सपादल सामर झील के पास आसपास का क्षेत्र सपादल क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इनकी राजधानी अहि छत्रपुर जो कि नागौर में स्थित है। कहाँ पर? नागौर में स्थित है। अब देखिए, चौहानों में देख लेते हैं वासुदेव। सबसे पहले है वासुदेव। ठीक है, वासुदेव 551 ईस्वी में चौहान राज्य की स्थापना की थी। किसने? वासुदेव ने। कब? 551 ईस्वी में चौहान राज्य की स्थापना की। किसने? वासुदेव ने। अब बात करते हैं गुवक की। तो गुवक ने, ये प्रथम स्वतंत्र चौहान राजा थे। कौन थे? प्रथम स्वतंत्र चौहान राजा। चौहान पहले प्रतिहारों के सामंत थे। चौहान क्या थे? पहले प्रतिहारों के सामंत थे। ठीक है, गुवक ने प्रतिहारों की अधीनता मानने से मना कर दिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुवक ने क्या किया? प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। अब बात करते हैं चंद्रराज की। देखिए, चंद्रराज, इनकी रानी थी आंतप्रभा, जिनको रुद्राणी के नाम से जानते थे। पुष्कर झील में भगवान शिव की पूजा करती थी। किसकी पूजा करती थी? पुष्कर झील में भगवान शिव की। ठीक है, यह यौगिक क्रिया में निपुण थी। कौन सी क्रिया में? यौगिक क्रिया में, योग क्रिया में निपुण थी। ठीक है फ्रेंड्स, चंद्रराज कौन थी? आत्मप्रभा जो कि रानी थी। ठीक है, आगे बात करते हैं अजय राज की। तो अजय राज की बात करने से पहले बताऊं फ्रेंड्स में, देखिए 1113 में अजमेर की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? अजमेर की। कब? 1113 में।
यहाँ पर किले का निर्माण करवाता है। क्या करवाता है? किले का एक निर्माण करवाता है, जिसे कौन सा गढ़ कहते हैं? अजमेरुगढ़ कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अजमेरुगढ़ का निर्माण करवाता है। अपनी रानी सोमलेखा, इसकी रानी का नाम क्या था? सोमलेखा के नाम से सिक्के चलाए। और क्या करता है? अपनी रानी सोमलेखा के नाम से क्या चलाता है? सिक्के चलाता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो देखिए अर्णोराज। अर्णोराज अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया। इसने क्या करवाया? आना सागर झील का निर्माण करवाया अर्णोराज ने। ठीक है, पुष्कर में बराह मंदिर, ठीक है, विष्णु भगवान का बराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने करवाया। ठीक है सर फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं तो देखिए आगे मैं जैसे ही बात करता हूँ आपके साथ कि विग्रहराज चतुर्थ, ये इसका शासनकाल 1153 से, ठीक है, 1163 तक रहा। ठीक है, दिल्ली का यानी दिल्ली के तोमर राजाओं को हराया। इसने क्या किया? दिल्ली के तोमर राजाओं को किसने हरा दिया? किसने? विग्रहराज ने। इसने दिल्ली शिवालिक स्तंभ बनवाया। क्या बनवाया? दिल्ली शिवालिक स्तंभ बनवाया। ठीक है, बीसलपुर की स्थापना की। और क्या किया? बीसलपुर की, जहाँ तालाब तथा शिव मंदिर का निर्माण कराया, जहाँ तो तालाब बनवाया और एक शिव मंदिर का निर्माण भी कराया। आगे इसके बारे में बात करें तो देखिए अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। अजमेर में क्या करवाया? संस्कृत पाठशाला का। इसे हरिकेली नाम से नाटक लिखा। हरिकेली नाम से क्या लिखा? नाटक लिखा। इस नाटक की पंक्तियां संस्कृत पाठशाला की दीवार पर लिखवाई। और इस जो नाटक था उसकी जो पंक्तियां थी वो जो संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया उसकी दीवारों पर वहां पर लिखवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को 2.5 दिन का झोपड़ा में बदल दिया। 2.5 दिन के झोपड़े में क्या कर दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदल दिया। मतलब इस संस्कृत पाठशाला को उसने तोड़वाकर 2.5 दिन के झोपड़े में इसको बदल दिया, जो कि क्या थी? मस्जिद बन गई। ठीक है, इसके दरबारी विद्वान कौन कौन थे? देखिए विग्रहराज के दरबारी विद्वान की बात करें तो देखिए दरबारी विद्वान में सोमदेव। ठीक है, सोमदेव इन्होंने क्या लिखा था? ललित विग्रहराज नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, उपाधियाँ क्या थी? इन्होंने जो विग्रहराज ने क्या क्या उपाधियाँ प्राप्त की? कवि बंधु कहे जाते थे ये बीसल देव के नाम से भी जाने जाते हैं। नरपति नाला, बीसल देव रासो। नरपति नाला इनके विद्वान थे। इन्होंने क्या लिखा? बीसल देव रासो लिखा। यह गौड़वाड़ी भाषा में, कौन सी? गौड़वाड़ी भाषा में। ठीक है, गौड़वाड़ी मारवाड़ी की एक अपभाषा है। मारवाड़ी की क्या है? एक अपभाषा है, जो बाली यानी पाली से लेकर आहोर यानी जालौर तक बोली जाती है। यानी बाली को पहले पाली को पहले बाली से नाम जानते थे और जालौर को आहोर के नाम से कहाँ तक बोली जाती है? आहोर और पाली, यानी पाली और जालौर तक ये भाषा बोली जाती है, जो कि मारवाड़ी की एक अपभाषा है। ठीक है सर फ्रेंड्स, आगे हम बात करें तो देखिए आगे किसी एक और अलग के पृथ्वीराज शासक की बात करते हैं चौहानों की। तो देखिए पृथ्वीराज तृतीय यानी जो पृथ्वीराज चौहान थे, इनका जो शासन काल था 1177 से 1192 तक रहा। ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक ये शासन करते रहे। इनके पिता का क्या नाम था? सोमेश्वर। इनके पिता का क्या नाम था? सोमेश्वर। 11 वर्ष की उम्र में राजा बना। सबसे इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स, ये कितने वर्ष की उम्र में राजा बन गए? पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की। माता कपूरी देवी संरक्षिका बनी। और कपूरी देवी क्या बनी? इनकी संरक्षिका बनी। अपने चाचा नागार्जुन व अपरांगे के विरोध को बढ़ाया। विद्रोह को क्या इन्होंने बढ़ा दिया? कौन कौन के? अपने चाचा नागार्जुन और अपरांगे के विरोध क्या इन्होंने इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया फ्रेंड्स। ठीक है, गुरुग्राम व हिसार में, ठीक है, गुरुग्राम जो गुड़गांव के नाम से जानते हैं, हिसार में भंडानक जनजाति की विद्रोह को दबाया। और क्या किया? भंडानक जनजाति की जो विद्रोह था उसको क्या कर दिया? दबा दिया। तुमुल का युद्ध। अब देखिए पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? पृथ्वीराज और परमादिदेव चंदेल यानी जो महुआ के नाम से जानते थे, उनके बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ, पृथ्वीराज के बीच में और परमादिदेव चंद्र के बीच में। यहाँ पर पृथ्वीराज जीत गए। ठीक है, कौन की विजय हुई? पृथ्वीराज की। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और परमादिदेव चंदेल के सेनापति आला उदल लड़ते हुए मारे गए। देखिए परमादिदेव चंदेल के सेनापति कौन थे? आला और उदल क्या हुए? लड़ते हुए मारे गए थे। ठीक है, बात करेंगे आगे। पृथ्वीराज ने
पनुज राय को महुआ का प्रसारक बनाया। पृथ्वीराज राय क्या, पनुआ राय को पंजुन राय को महुआ का क्या बना दिया, प्रशासक बना दिया। 1187 में गुजरात के चालुक्य राजा भीम द्वितीय पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज ने क्या किया कि चालुक्य राजा भीम द्वितीय पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। लेकिन जगदेव प्रतिहार ने संधि करवा दी। ने क्या करवाया, इनके बीच में संधि करवा दी। कारण क्या था, पृथ्वीराज ने आबू की राजधानी इच्छिनी देवी से शादी की थी। आबू की राजकुमारी कौन थी, इच्छिनी देवी, वहाँ पर क्या की थी, शादी की थी। जबकि भीम द्वितीय पूरी शादी करना चाहता था, उनसे क्या करना चाहता था, शादी करना चाहता था। इसलिए इनकी क्या करवाई, मित्रता करवा दी। फ्रेंड्स ये क्या करवा दी, संधि करवा दी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं तो देखिए चौहान और गढ़वाल विवाद। चौहान और गढ़वाल विवाद की बात करें तो पृथ्वीराज जयचंद जो कि कन्नौज के थे, इनके बीच में क्या हुआ, ये विवाद उत्पन्न हुआ। कारण क्या था, दिल्ली का उत्तराधिकारी, कि दिल्ली का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। दूसरा कारण क्या था, पृथ्वीराज ने जयचंद की बेटी संयुक्ता का अपहरण कर उससे शादी कर ली थी। पृथ्वीराज ने जयचंद की बेटी क्या था, संयुक्ता का अपहरण करके उससे क्या कर ली, शादी कर ली। जानकारी का स्रोत की बात करें तो दशरथ शर्मा की पुस्तक से इसकी जानकारी मिलती है, और द अर्ली चौहान डायनेस्टी से भी ये जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करें तो देखिए तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध की बात करें तो ये कब हुआ था, 1191 में। कब हुआ, 1191 में। ठीक है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। किस किस के बीच में, मोहम्मद गोरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। आक्रमण का कारण क्या रहा, गौरी ने तवर हिंद यानी भटिंडा पर अधिकार कर लिया था। तरव हिंद यानी भटिंडा पर अधिकार कर लिया था, पृथ्वीराज चौहान जीत गया। और इस युद्ध में क्या हुआ, इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया। पृथ्वीराज चौहान का उस समय सेनापति चामुंडा राय था। ठीक है, दिल्ली के सामंत गोविंद राज ने गौरी को घायल कर दिया था। गौरी को क्या कर दिया था, घायल कर दिया था। मोहम्मद गौरी को क्या कर दिया, घायल कर दिया। तराइन का दूसरा युद्ध की बात करें तो ये 1192 में लड़ा गया। कब लड़ा गया फ्रेंड्स, 1192 में। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान हार गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई, हार हुई। पृथ्वीराज को सिरसा के पास सरस्वती में गिरफ्तार किया और मार दिया गया। अब यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट बात है कि सिरसा में क्या किया गया, इनको गिरफ्तार किया गया और इनको मार दिया गया। ठीक है, हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज ने कुछ दिन मोहम्मद गौरी के अधीन शासन किया था। देखो, अगर कुछ हसन निजामी की बात करें तो कुछ दिन तक मोहम्मद गौरी के अधीन क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया था। इस युद्ध में चामुंडा राय सेनापति नहीं था। इस युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि सेनापति चामुंडा राय नहीं था। तराइन के युद्ध में हार के कारण क्या रहे, तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें हार के कारण क्या रहे फ्रेंड्स। देखिए, पहला कारण, पृथ्वीराज के अपने पड़ोसी राज्यों से विवाद थे, इसलिए किसी ने भी गौरी के खिलाफ उसका साथ नहीं दिया। पृथ्वीराज के क्या थे, पड़ोसियों से अपने क्या थे, विवाद थे, इसलिए उसने पृथ्वीराज चौहान का किसी ने साथ नहीं दिया। दूसरा कारण क्या था, तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी के मुकाबले पृथ्वीराज की सेना कम थी। पृथ्वीराज की सेना क्या थी, कम थी दूसरे युद्ध में। उसके अधिकतर सेनापति अन्य युद्धों में व्यस्त थे। उसके ज़्यादातर सेनापति क्या थे, अन्य युद्धों में क्या थे, व्यस्त थे। तीसरा कारण था, मोहम्मद गौरी एक अच्छा सेनापति था। मोहम्मद गौरी क्या था, एक अच्छा सेनापति। उसने अपनी कूटनीति से पृथ्वीराज रासो को हटाया। कौन सी नीति से, कूटनीति से पृथ्वीराज चौहान को हराया था। चौथा कारण, तराइन के पहले युद्ध के बाद पृथ्वीराज ने गौरी को युद्ध की तैयारी का समय दे दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट कारण माना जाता है कि जब प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीत लिया था तो जो मोहम्मद गौरी है उसको समय मिल गया और दूसरा युद्ध लड़ने के लिए, ये भी उसकी विजय का कारण रहा और पृथ्वीराज चौहान की हार का कारण रहा। ठीक है, अगर पांचवें कारण की बात की जाए तो पृथ्वीराज की सेना में हाथियों का प्रयोग किया गया पृथ्वीराज, और जबकि तुर्क सेना में घोड़ा का प्रयोग किया गया। अब देखिए, क्योंकि हाथी
का जो उपयोग था वो किसने किया? पृथ्वीराज चौहान ने। जबकि घोड़ों का उपयोग किसने किया? तुर्क सेना ने, यानी मोहम्मद घोरी की सेना ने। तो इसलिए भी विजय कारण, क्योंकि घोड़ों से लड़ाई अधिक लड़ी जा सकती थी, ठीक है, अधिक तेजी से लड़ी जा सकती थी, और जबकि हाथियों से ऐसा नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करें तो देखिए छठवां कारण भी मुख्य है। देखिए भारतीय सैनिकों की अपेक्षा तुर्क सेना ने हल्के हथियारों का उपयोग किया। देखो ये इंपॉर्टेंट है, हल्के हथियार, क्योंकि अब भारतीय जो सैनिक थे अपेक्षा जो पृथ्वीराज चौहान के जो सैनिक थे वो भारी हथियारों का उपयोग कर रहे थे, जबकि तुर्क सेना ने हल्के हथियारों का उपयोग किया, जिससे उनको वो जल्दी युद्ध कर सकें और जल्दी आक्रमण कर सकें और जल्दी उनको चला सकें। ठीक है, अब तराइन के युद्ध का परिणाम, महत्व और उसके प्रभाव क्या रहे? ठीक है, पहला जो कारण और परिणाम महत्व रहा, पृथ्वीराज की हार के बाद मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारियों के लिए भारत में राज करना आसान हो गया। अब क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान हार गए, मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी के लिए क्या हो गया? राज करना बिल्कुल आसान हो गया था। दूसरा कारण, दूसरा जो महत्व था, दूसरा जो प्रभाव पड़ा, राजपूतों की उभरती हुई महत्वाकांक्षाओं पर रोक लग गई। राजपूत जो उभर कर आ रहे थे राजस्थान में, वो उन पर क्या लग गई? रोक लग गई। तथा पृथ्वीराज के बाद कोई भी राजपूत राजा दिल्ली पर अधिकार नहीं कर पाया। ये इंपॉर्टेंट बात है, पृथ्वीराज के बाद ही राजपूत राजा कभी कोई भी दिल्ली पर क्या नहीं कर पाया? अधिकार नहीं कर पाया। तीसरा जो प्रभाव पड़ा, भारत पर विदेशी शासन की श्रृंखला प्रारंभ हुई थी। देख, विदेशी शासन क्या हुई? श्रृंखला प्रारंभ हो गई 1947 में जाकर समाप्त हुई। और कब हुई? जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। ठीक है फ्रेंड्स, अंग्रेजों का जो शासन काल था वो खत्म हो गया था। ठीक है, बात करें चौथे जो प्रभाव की, भारतीय संस्कृति पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़े। दोनों तरह के प्रभाव पड़े, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा? हिंदू मुस्लिम साझी संस्कृति का विकास हुआ। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम में साझी संस्कृति का विकास, जिससे प्रभाव स्थापत्य कला और चित्रकला में देखते हैं। इसका प्रभाव क्या था? स्थापत्य कला और चित्रकला के प्रभाव इसमें देखते हैं। ठीक है, दूसरा जो सकारात्मक प्रभाव था वो क्या था? भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन प्रारंभ हुआ है। कौन कौन से? भक्ति और सूफी आंदोलन। ठीक है, लेकिन नकारात्मक प्रभाव पड़े, हिंदू और बौद्ध संस्कृति का पतन हो चुका था। हिंदू और बौद्ध संस्कृति क्या हुआ? पतन हुआ। 1200 ईस्वी के बाद बौद्ध संस्कृति भारत में लगभग समाप्त हो गई थी। 1200 ईस्वी के बाद बौद्ध संस्कृति क्या हो गई? बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। पृथ्वीराज चौहान की संस्कृति की उपलब्धियाँ क्या क्या रही? देखिए, उपलब्धियों की बात करें, पृथ्वीराज चौहान की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, दिल्ली के पास और चित्तौरागढ़ का निर्माण करा। चित्तौरागढ़ का दिल्ली के पास क्या करवाया? निर्माण करा। कला एवं संस्कृति विभाग की स्थापना की, जिसकी मंत्री पद्मनाभ था। देखो, कला और संस्कृति विभाग की क्या की? इन्होंने स्थापना की पृथ्वीराज चौहान ने, और उनका मंत्री किसको बनाया? पद्मनाभ को। दरबारी विद्वान कौन कौन थे? देख, पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी विद्वान थे वो थे चंद्रवरदाई, जो कि पृथ्वी भट्ट, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा और पृथ्वीराज रासो लिखा, उसमें इसका क्या है? पूरा वर्णन है। तो कौन था? चंद्रवरदाई। ठीक है, आगे बात करें फ्रेंड्स तो देखिए आगे जो बात करें तो जयानक, ये भी कौन से विद्वान थे? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के। ठीक है, इन्होंने पृथ्वीराज विजय के बारे में बताया है। और ठीक है, और विद्यापति गौड़, बागेश्वर, जनार्दन और विश्वरूप, सारे के सारे क्या थे? ये पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के विद्वान थे। उपलब्धियाँ, उपाधियों की बात करें, पृथ्वीराज चौहान को कौन कौन सी उपाधि दी? राय पिथौरा के नाम से इनको जाना गया, और दल पुंगल भी इनको कहा गया। प्रमुख मंत्री कौन कौन थे? भुवन मल इनके प्रमुख, और कैमास, भुवनमल और कैमास इनके प्रमुख क्या थे? मंत्री थे। ठीक है, प्रमुख क्या थे? मंत्री थे फ्रेंड्स। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का अगर मूल्यांकन किया जाए तो कैसे किया जाएगा? देखिए, मूल्यांकन की बात करें तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान पर अपरिपक्व सेनापति व अदूरदर्शी राजनेता का होने का आरोप लगाया गया। अपरिपक्व और सेनापति और अदूरदर्शी राजनेता, लेकिन ये आरोप गलत है। वह तराइन के दूसरे युद्ध से पहले किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए थे। ठीक है, तराइन के युद्ध में ही, दूसरे युद्ध में भी वो क्या हुए? पराजित हुए, लेकिन इससे पहले किसी युद्ध में क्या नहीं हुए? पराजित। इसलिए उसे अपरिपक्व सेनापति नहीं कहा जा सकता। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान अपने युग की सीमाओं से बना हुआ था। दुश्मनी की भागती हुई सेना पर हमला नहीं करना
और माफी लेने पर शत्रु को छोड़ देना उस समय की क्या थी, उनकी हिंदू संस्कृति के आदर्श थे। पृथ्वीराज भी उन्हीं आदर्शों का क्या करते थे, पालन करते थे। ठीक है, हालांकि उसकी हार में भारत की गुलामी का मार्ग खोल दिया था। ठीक है, लेकिन फिर भी मध्यकालीन इतिहास के अगर बारे में बात करें, महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये तो इनकी मूल्यांकन था फ्रेंड। ठीक है, तो आप इसके बारे में और लिख सकते हो। इनका एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। पृथ्वीराज चौहान का एक शासक के रूप में मूल्यांकन कीजिए, कैसा शासक था। ठीक है, आगे हम बात करें तो देख कुछ और चौहानों की। तो देखिए, आज हम बात करेंगे रणथंभौर के चौहानों की। अब देखो, बात करें हम रणथंभौर के चौहानों की, तो देखिए गोविंदराज, कौन, गोविंदराज पृथ्वीराज चौहान का क्या था, ये बेटा था। पृथ्वीराज चौहान का बेटा गोविंदराज 1194 में रणथंभौर में चौहान राज्य की क्या की स्थापना, कहाँ पे, रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना की। अब बात करते हैं हम्मीर की। हम्मीर की बात करते हैं तो देखिए, इनका जो शासनकाल था 1282 से और 1301 तक चला। ठीक है, कब तक, 1282 1300। चित्तौड़ के जो राजा थे वो समर सिंह, और धार जो एमपी में है मुको भोज, और जो भीमरस थे जो यूपी में है वो अर्जुन, इन्हें हम्मीर ने हराया था। किन किन को हराया था हम्मीर ने, देखो चित्तौड़ के राजा समर सिंह को, धार के राजा भोज को, और भीमरस के राजा अर्जुन को, इन्होंने क्या, हम्मीर ने इनको तीनों को हराया था। धार जो कि कहाँ पर पड़ता है, एमपी में, और भीमरस जो कहाँ पड़ता है, यूपी में। 1292 में जलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण को विफल कर दिया। जलाउद्दीन खिलजी के क्या कर दिया, आक्रमण को क्या कर दिया, हम्मीर ने विफल कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण 1301 में कब हुआ, 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, आक्रमण किया। कब किया, 1301 में। इसका कारण क्या था, हम्मीर ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोह मोहम्मद शाह और कैब्रू को शरण दी थी। क्या देखो, विद्रोही कौन कौन थे, मोहम्मद शाह और कैब्रू को क्या कर दी, हम्मीर ने शरण दे दी। तो इससे क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी को बुरा लगा, इसलिए उन्होंने आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन कौन थे उस टाइम, देखो अलूग खान और अलफ खान और नुसरत खान। ठीक है, ये तीनों के तीन यह मारा गया, और ये युद्ध में क्या गया, आक्रमण में मारा गया था नुसरत खान। ठीक है, याद रखेंगे। अब बात करते हैं हम्मीर के सेनापति की। हम्मीर के सेनापति कौन कौन थे, धर्म सिंह और भीम सिंह। देखो, इसके दोनों सेनापति थे। देखो, रतिपाल और रणमल ने हम्मीर से विश्वासघात किया था। क्या किया था, विश्वासघात किया था। रणथंभौर में साका किया गया। रणथंभौर में भी क्या किया गया था, साका किया गया। साका का मैं आपको फ्रेंड समझा चुका हूँ पहले कि भगवा कपड़े पहन करके आग में कूदना। ठीक है, अपना आत्मसात कर लेना, क्या कहलाता है, साका कहलाता है। ठीक है, ये कब किया गया, 1301 में। रानी रंगदेवी ने जौहर किया था। रानी रंगदेवी ने क्या किया था, जौहर किया था। ये राजस्थान का पहला शाखा था। राजस्थान का क्या था, ये पहला शाखा था फ्रेंड्स। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो देखिए, हम्मीर की बेटी देवल दे। ठीक है, हम्मीर की बेटी का नाम क्या था, देवल दे। ठीक है, हम्मीर की बेटी देवल दे ने पद्म तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इसने क्या किया था, जल जौहर किया था, यानी जल में, पानी में कूदकर आत्महत्या कर लेना क्या कहलाता है, जल जौहर कर लेता है। ठीक है, हम्मीर की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या रही फ्रेंड्स, देखो रणथंभौर में 32 खम्भों की क्या बनवाई, इसने छतरी बनवाई। किसने, हम्पी ने। अपने पिता जयद्रथ सिंह के 32 साल शासन के कारण इन्होंने क्या किया, 32 खम्भों की सली बनाई। क्यों बनाई 32 खम्भों की, क्योंकि उनके पिता जो जयद्रथ सिंह थे उन्होंने 32 साल क्या किया था, शासन किया था। ठीक है, हम्मीर की पुस्तक कौन की थी, पहली पुस्तक थी श्रृंगार हार। ठीक है, हम्मीर ने कोटि यज्ञ करवाया, और इनके पुरोहित कौन थे, विश्वरूप। ठीक है, जो कि यज्ञ करवाया, उनके पुरोहित कौन थे, विश्वरूप थे। अब अगर बात करें दरबारी विद्वानों की, हम्मीर के दरबारी विद्वान कौन कौन रहे, तो देखिए राघव देव क्या थे, हम्मीर के गुरु थे, और बीजादित्य क्या थे, इनके दरबारी विद्वान थे, और राघव देव जो विद्वान थे वो हम्मीर के क्या थे, गुरु थे। हम्मीर का अगर मूल्यांकन की बात करें तो हम्मीर किस तरह का राजा साबित हुआ, तो उसकी बात करते हैं। देखो, हम्मीर पर कर बढ़ाने व हट के लिए युद्ध करने का आरोप लगाया गया। क्या, हट के लिए, यानी अपनी जिद के लिए, और कर बढ़ाने, टैक्स बढ़ाने का आरोप लगाया गया। लेकिन इन आरोपों से उसे मुक्त किया जा सकता है। युद्ध के समय अधिक धन की आवश्यकता थी, इसलिए कर बढ़ाए गए थे। ठीक है, ऐसा सभी राजा करते थे, ये बात सही है बिल्कुल। युद्ध के समय क्या पैसों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए। युद्ध से पहले हम्मीर ने
कभी भी कर नहीं बढ़ाए थे। युद्ध से पहले क्या नहीं है, उसने टैक्स नहीं बढ़ाए थे। शरणागत की रक्षा करना और उस समय की हिंदू संस्कृति का आदर्श तथा हमीर की भी उस आदर्श का पालन किया था। देखो, संस्कृति की रक्षा करना, शरणागति की रक्षा करना, उस समय भी उन्होंने इनका क्या किया था, आदर्श का पालन किया था। उसकी बहादुरी व शरणागत के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने की प्रवृत्ति अविस्मरणीय है तथा हमीर को प्रथम पंक्ति में खड़ा कर देती है। ठीक है, बात की जाए तो उनको क्या करती है, सबसे टॉप में लाकर खड़ा कर देती है फ्रेंड्स। ठीक है, अब बात करें आगे तो देखिए, आगे बात करें, किसी कवि ने हमीर के बारे में ठीक ही कहा है। सिंह गगन सतपुरुष बचन, कदली फले एक बार, और तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। ठीक है, तो इनके बारे में ये वाक्य कहे गए हैं फ्रेंड्स। किसके बारे में? सिंह गगन, ठीक है, सतपुरुष वचन, जैसे सतपुरुष के वचन के जो कि सतपुरुष होते हैं उनके वचन के तरह सिंह के गमन, जैसे शेर चलता है, कदली फले एक बार, ठीक है, और तितरिया तेल और हमीर हट, नहीं उनकी हट इस तरह की थी। तो साइन दुर्ग को रणथंभौर की चाबी कहा जाता था। जो जाहिद दुर्ग है, उन्होंने क्या करवाया, जाहिद दुर्ग की स्थापना वो बनवाया, और उस रणथंभौर को क्या कहा जाता है, उसकी चाबी कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये बात रखना, ये वाक्य किसके लिए कहे गए, हमीर के लिए कहे गए। ठीक है, सतपुरुष के वचन अनुसार सिंह का गमन, तिरिया तेल और हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स। तो बात करते हैं आगे, देखिए आगे हम बात करें जालौर के चौहानों की। तो देखिए, जालौर के चौहानों की बात करें तो जालौर का प्राचीन नाम जवालीपुर था। क्या था? जवालीपुर। ठीक है, जालौर का किला सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित था, इसलिए इसे सुवर्णगिरी का किला कहा जाता था। क्या कहा था? सुवर्णगिरी का किला कहा जाता। जालौर किला सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित था, इसलिए इसे क्या कहा जाता? जालौर का किला कहा जाता था। जालौर के चौहानों को सोनगरा चौहान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोनगरा चौहान। जालौर के चौहान थे उनको सोनगरा चौहान भी कहा जाता था। देखो, जैसलमेर के किले को स्वर्णगिरी का किला कहा जाता है। जैसलमेर का जो किला था उसको स्वर्णगिरी का किला कहा जाता था। अब बात करते हैं कीर्तिमाल सोनगरा को, क्योंकि जो जालौर के चौहान थे उनको सोनगरा कहा जाता है, इसलिए इनका सरनेम क्या हो गया था? सोनगरा हो गया था। तो कीर्तिपाल सोनगरा की बात करते हैं। बात है 1182 में जालौर में सोनगरा राज्य की स्थापना करता है। कीर्तिपाल क्या करता है? 1182 में जालौर में सोनगरा राज्य की स्थापना करता है। इसने चित्तौड़ के सामंत सिंह को हरा दिया था। किसको हरा दिया था? चित्तौड़ के सामंत सिंह को हरा दिया था। अब बात करते हैं कन्नड़ देव सोनगरा की। कन्नड़ देव सोनगरा की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना पर आक्रमण, ठीक है, किसने करवाया? कन्नड़ देव के कारण। ये कब हुआ? 1308 में। सातल व सोम के नेतृत्व में सिवाना का पहला साका हुआ। सातल और सोम के नेतृत्व में सिवाना का क्या हुआ? पहला साका। साका मैं आपको बता ही चुका हूँ। घायल सैनिक ने विश्वासघात किया था, सॉरी घायल नहीं है वो, घायल सैनिक है। घायल सैनिक ने क्या किया था? विश्वासघात किया था। सिवाना को जालौर की चाबी कहा जाता है। सिवाना को क्या कहा जाता है? जालौर की चाबी। अलाउद्दीन ने सिवाना का नाम बदलकर रवैयाबाद रख दिया था। क्या रख दिया था? सिवाना का नाम बदल के रवैयाबाद रख दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर आक्रमण कब हुआ था? 1311 में। कब फ्रेंड्स? 1311। ठीक है, 1311 में। कन्नड़ देव व बीरम देव ने नेतृत्व में साका किया है। कन्नड़ देव और बीरम देव के नेतृत्व में क्या किया गया? साका किया। जालौर का नाम बदलकर जलालाबाद रख दिया गया। ठीक है, बीका दहिया ने विश्वासघात किया था। विश्वासघात किसने किया था? बीका दहिया ने। बीका दहिया को उसकी पत्नी ने मरवा दिया था। बीका दहिया को किसने मरवा दिया? उसकी पत्नी ने मरवा दिया। अब बात करते हैं फिरोजा की। देखिए, अलाउद्दीन की पुत्री जो बीरम देव को पसंद करती थी वो कौन थी? फिरोजा थी। अब गुल बिरहत की बात करें, फिरोजा की दायमा। दायमा कौन थी? गुल बिरहत फिरोजा की क्या थी? दायमा थी। ठीक है, कमालुद्दीन गुरु अलाउद्दीन का क्या था? सेनापति। कमालुद्दीन का गुरु क्या था? अलाउद्दीन का क्या था? कौन था? सेनापति। अब पद्मनाभ की बात करें तो पद्मनाभ ने क्या लिखा था? पुस्तक लिखी कन्नड़ देव प्रबंध और बीरम देव सोनगिरी बात। ये दोनों पुस्तक उनकी प्रमुख पुस्तक है। किनकी? पद्मनाभ की। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। तो देखिए, सुरोही की चौनायन की बात करेंगे आज हम।
सिरोही के चौहान की बात करें तो देखिए सिरोही में चौहान वंश की देवड़ा शाखा का शासन था। सिरोही में क्या शासन था? चौहान वंश की देवड़ा शाखा का क्या था? शासन था। तो उसमें लुम्बा की बात करते हैं। देखिए लुम्बा 1311 में आबू व चंद्रावती को जीता। किसको भी जीता? आबू और चंद्रावती को। चंद्रावती को राजधानी बनाया और चंद्रावती को लुम्बा ने क्या बनवाया? राजधानी बनाया। अब बात करते हैं सहस्त्रमल देवड़ा की। सहस्त्रमल देवड़ा की बात करूं तो फ्रेंड देखिए 1425 ईस्वी में सिरोही की स्थापना की तथा इसे अपनी राजधानी बनवाया। 1425 में क्या किया? इसे अपनी राजधानी बनवाया। सिरोही की स्थापना की सिरोही की, ठीक है, और उसे अपनी क्या बनवा लिया? राजधानी बनवा लिया। कब? 1425 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं सूरताड़ की। सूरताड़ की बात करते हैं तो देखिए दत्तानी का युद्ध। दत्तानी का युद्ध 1583 में हुआ। कब हुआ? 1583 में। ये हुआ सूरताड़ और अकबर के बीच। बीकानेर के राय सिंह और प्रताप का छोटा भाई जगमाल अकबर की तरफ से लड़े। बीकानेर के राय सिंह और प्रताप के छोटे भाई, जो कि महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे, जगमाल अकबर की तरफ से क्या लड़े थे। ठीक है, अब बात करते हैं दुरसा आड़ा की। इन्होंने दुरसा आड़ा ने एक बुक लिखी, राव सुरताड़ा कवित। राव सुरताड़ा कवित एक बुक लिखी गई। ठीक है, अब बात करते हैं शिव सिंह की। देखिए शिव सिंह की बात करें तो 1823 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है। किससे संधि की थी? 1823 में अंग्रेजों से। ठीक है फ्रेंड्स, अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत थी ये। अंग्रेजों से संधि करने वाली कौन थी? अंतिम रियासत थी। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने चौहानों का इतिहास पढ़ा। ठीक है, और जो अब मैं इसका अलग नेक्स्ट अलग टॉपिक लेके आऊँगा। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे लिखकर कमेंट बॉक्स में आप भेज दीजिएगा। मैं उसी टॉपिक पे आपको वीडियो बनाऊंगा। और वैसे आपको राजस्थान, इंडिया जीके, जनरल साइंस, मैथ, रीजनिंग सारी वीडियोस में मिल जाएंगी। आप नीचे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और मैं प्लेलिस्ट में से सारा लिंक दे दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, राजस्थान जीके के कंप्लीट नोट्स को आपको चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपना नंबर लिख कर भेज दीजिए। ठीक है, प्लीज़ लाइक करती रहिए, सब्सक्राइब करती रहिए। बाय, टेक केयर।